रंभा कामवाली। सुबह के 8 बज रहे थे और नीता के घर पर छाया हुआ था हंगामा। कहीं कोई शोर कर रहा था, कहीं कोई वैसे। ये शोरगुल सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर भी हो रहा था। बालकनी में बैठा कौवा भी काऊ काऊ करके इस शोरगुल में अपनी भागीदारी दे रहा था। मम्मा मम्मा देखो, मेरा दोस्त आ गया, उसे भूख लगी है, उसके लिए रोटी दो ना। भगवान, खा जाओ तुम सब मुझे। यहाँ तेरे बाप के लिए अब तक एक रोटी तैयार नहीं हुई है और तुझे अपने दोस्त को रोटी देनी है। और ये कौन सा नया दोस्त ले आया तू? पिछली बार तो बिल्ली लेकर आया था। कल रात को एक कौवा हमारी बालकनी में गिर गया था मम्मा। उसके पैरों पर मैंने पट्टी बांध दी और उसे सुला दिया। अब वो उठ गया है और काऊ काऊ कर रहा है। लगता है उसे भूख लगी है। अगर उसे रोटी नहीं दूंगा तो फिर उसे रोटी खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा और उसके पास तो पैसे भी नहीं है। ये कहकर नन्हा सा रंसू फूट फूट कर रोने लगा। कभी कभी तो लगता है मुझसे ज्यादा अच्छी हालत तो उस कौवे की है जिसे बैठे बैठे रोटियां मिल रही है। यहाँ तो पूरे घर को खिलाने के बाद भी मुझे रोटियां नसीब नहीं होती। ये ले आधी रोटी और उस कौवे को दे दे। और हाँ, इस सब में अपना बैग पैक करना मत भूल जाना। 8:30 बजे बस आ जाएगी तेरी। रंसू खुशी खुशी अपने कमरे में चला जाता है। तभी राहुल रंसू से कहता है, बेटा जरा अलमारी में देख कर आ तो, नीले कलर की फाइल है क्या? ओके पापा। रंसू पूरे 10 मिनट तक अलमारी में नीले रंग की फाइल ढूंढता है पर उसे नहीं मिलती। अलमारी में तो फाइल नहीं है, लगता है मम्मी ने कहीं रख दी होगी। आप मम्मा से पूछो ना। अरे नीता यार, कल रात को मैं जो नीले रंग की फाइल लेकर आया था, कहाँ रख दी तुमने? देखो ना, मिल नहीं रही है। यहाँ राहुल नीता नीता कर रहा था तो वहाँ हॉल में बैठी पार्वती अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। क्या लगता है राहुल की अम्मा, आज चाय मिलेगी? आपका बेटा चुप हो तब तो मैं कुछ बोलूं। ऊपर से वो कौवा तब से काव काव कर रहा है। किसी का मुंह बंद हो तब तो मेरी आवाज बहू तक पहुंचे। राहुल की आवाज सुनकर नीता रसोई से बाहर आती है कि पार्वती उससे कहती है, ये लीजिए बहू आ गई। अरे बहू, मैं क्या कर रही थी कि बची हुई 1 कप चाय है तो ला कर दे देना। वो तेरे पापा जी को ना दवाई लेनी है तो ये चाय में ही गोली डाल कर ले लेते हैं। मैंने अभी तक पापा जी को चाय नहीं दी। हे भगवान, मैं अभी लाती हूँ पापा जी। और अंशु, तू जल्दी से तैयार होकर खाने की टेबल पर आ जा। 4 मिनट के अंदर नीता अपने सास ससुर के सामने नीले रंग की चाय लाकर परोस देती है। हे भगवान, ये क्या है बहू? नीले रंग की चाय? तू मुझे जहर देना चाहती है क्या? अरे ये क्या है, नीले रंग की चाय? नीले रंग की चाय ले आई मैं। मम्मी जी, वो आज रंशु को क्रिकेट क्लास जाना था ना, तो उसकी व्हाइट ड्रेस बाल्टी में भिगोई थी मैंने। उसमें नील डालनी थी और उसी वक्त इन्होंने नीले रंग की फाइल मांग ली और आपने चाय। तो लगता है हड़बड़ी में मैंने दूध में ना चीनी की जगह नील ही डाल दी। बस हो गया, ये तो होना ही था। मैंने तो पहले ही कहा था 50 काम एक साथ करोगी तो यही होगा ना। कितनी बार बोलता हूँ मम्मी इसे कि काम वाली रख लो, पर नहीं, मैडम को काम वाली रखनी नहीं है। अरे गिनकर घर में 5 लोग हैं हम, 5 लोगों में काम वाली रखना, आप ही बताइए मम्मी जी, अच्छा लगता है क्या? और कौन सा काम वाली 500-600 में रुक जाएगी? अच्छी खासी मोटी रकम लेकर जाएगी। बोलना तो नहीं चाहिए बहू, पर भले ही काम वाली मोटी रकम लेकर जाए, पर कम से कम हम जिंदा तो रहेंगे। वरना तो इस तरह हमें नील डाली हुई चाय पिलाती रही तो हमारे बदन को नीला पड़ते वक्त नहीं लगेगा। सही कहा ना राहुल की अम्मा? और नहीं तो क्या, ठीक कह रहे तेरे पापा जी। बहू, एक काम वाली रख लेते हैं। रख लीजिए काम वाली, मैं अभी रसोई में नहीं जाऊंगी। और हर बार की तरह इस बार भी जैसे ही काम वाली के आने की बात छिड़ती है, नीता मुंह सुजाकर बैठ जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से रात। सभी खाने की टेबल पर बैठे खाने का इंतजार करते रहते हैं, पर नीता अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। इसकी तो अलग ही नौटंकी चलती रहती है मम्मी। हफ्ते में 2 बार तो काम वाली को लेकर ये झड़प कर लेती है, जिस कारण हमें बाहर खाना पड़ता है। महीने में 8 बार बाहर का खाना, इतने में तो काम वाली की तनख्वाह निकल जाए। पर तुम्हारी बहू को समझाए कौन? पूरा परिवार बाहर खाना खाने चला जाता है। रात के 11 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। नीता जाकर दरवाजा खोलती है। देख लिया मम्मी जी, अभी तो काम वाली आई भी नहीं कि आपको रेस्टोरेंट जाकर खाना पड़ रहा है। अगर काम वाली आ जाएगी तो फिर सोचिए क्या होगा। इसीलिए कहती हूँ मत रखी काम वाली, मैं हूँ ना, सब कर लूंगी। हाँ भाई हाँ। अगली सुबह से फिर वही भाग दौड़। तैयार होकर राहुल अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां उसका कलीग सुमित उससे कहता है, सुनना भाई, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। वो ना 15 दिनों के लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। मैं और मेरी वाइफ हॉलीडे पर जा रहे हैं।
इस महीने ऑलरेडी मेरे बहुत खर्च हो चुके हैं सुमित, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई मुझे बात तो पूरी करने दे, मैं तुझसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ। वो क्या है ना, अगर मैं और मेरी वाइफ घर पर नहीं रहेंगे तो उन 15 दिनों में मेरी काम वाली को भी छुट्टी मिल जाएगी। अब ऐसे में पता नहीं वो कौन सा नया काम ढूंढ ले या मेरा कौन सा पड़ोसी उसे काम पर रख ले। उसके बाद फिर कहाँ वो मेरे घर पर फुल टाइम काम कर पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 15 दिनों के लिए तू मेरे काम वाले को अपने पास रख ले। क्या? हाँ भाई, ऐसे भी इन 15 दिनों के पैसे तो वो लेगी ही। इससे बेटर है तू अपने घर पर उसे काम पर रख ले। बाकी जो पैसों की बात होगी वो बाद में आपस में समझ लेंगे। राहुल को सुमित की बात बहुत सही लगती है। ये तो अच्छा है, फ्री में काम वाली आ रही है तो नीता कुछ कहेगी भी नहीं। और हो सकता है इन 15 दिनों में नीता को ये समझ में आ जाए कि काम वाली का घर पर होना कितना जरूरी होता है, तो ये फ्यूचर में काम वाली रखने के लिए राजी भी हो जाएगी। ठीक है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आखिर एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। और अगले सोमवार ही रंभा पहुंच जाती है राहुल के घर। अरे कोई है कि नहीं यहाँ? बताओ तो, पैसे बचाने के लिए कैसे सुनसान घर में भेज दिया सुमित भैया ने मुझे, जहाँ न कोई देखने वाला है न कोई सुनने वाला। कहीं ऐसे में कोई मेरा फायदा न उठा ले। तभी अपने कमरे से पार्वती बाहर आती है। क्या बोल रही है तू? कोई तेरा फायदा क्यों उठाएगा? और है कौन तू? हमारे घर आकर क्यों खड़ी हो गई? तभी दरवाजे से राहुल अंदर आता है। अरे मम्मी क्या बोल रही हैं आप? मैंने बताया था ना वो रंभा काम वाली। बोलना तो नहीं चाहिए राहुल जी, पर आजकल काम वालियों को हाउस हेल्प कहा जाता है। मैं तो आपके घर को पूरा करने आई हूँ, काम वाली बने मेरी दुश्मन। अच्छा, तू है क्या बेटा? मैंने पहचाना नहीं। क्या राहुल बेचारे को तूने अकेला अंदर भेज दिया? साथ में आना चाहिए था ना। देख कैसे डर गई है बेचारी। वो बेटा हम सब ना आराम कर रहे थे, दोपहर का वक्त है ना। तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। पार्वती फौरन अपने कमरे में जाकर अपनी साड़ी ठीक करती है, महेश को जगाती है, नीता को बुलाती है और पूरा घर एक साथ रंभा के सामने इकट्ठा हो जाता है। देख ले बेटा, इतने लोग हैं, इतने लोगों का काम करना है तुझे। झाड़ू पोछा बर्तन और खाने पीने का वही सब काम जो तू सुमित बेटा के यहाँ करती थी ना, उससे हमारी बात हो गई है। वो भी अपना ही बच्चा है। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि किचन कहाँ है आंटी जी और बाथरूम कहाँ है। बाकी रंभा सब कुछ कर लेगी। एक बार मैं जाकर सारे कमरे देख लेती हूँ, कितने बड़े बड़े कमरे हैं। वो क्या है ना, टाइम मैनेजमेंट भी तो जरूरी है। शाम में 1 घंटा मुझे योगा क्लास भी तो जाना होता है। आप योगा क्लास भी जाती हैं? मतलब देखकर ही लगता है योगा किया हुआ है शरीर आपका। वो यहाँ योगा करने नहीं, बर्तन साफ करने आई है। आप जाइए कमरे में। घर के एक एक कोने को अच्छी तरह देखने के बाद रंभा खुद ही काम पर लग जाती है। वो सबसे पहले महेश और पार्वती के कमरे के सारे गंदे कपड़े, चद्दर, पिलो कवर निकाल कर धोने डालती है। उसके बाद नीता के कमरे में जाती है और उसकी अलमारी को साफ कर एडजस्ट कर देती है। रांसू के बैग को रेडी कर देती है और फिर आ जाती है रसोई में। बड़ी देर कर दी रसोई में आने में रंभा। वो तो आप अभी कह रही हैं ना भाभी, एक बार घर का चक्कर लगा लेंगे फिर ऐसा नहीं कहेंगे। मैं कितनी भी देर से काम शुरू करूं, मेरा काम ना हवा की तेजी से होता है। फटाफट रंभा गूंदे हुए आटे की रोटियां सेकनी शुरू करती है। एक तरफ सब्जी में छौंक लगा देती है और मिक्सचर में चटनी पीसकर डिनर तैयार कर टेबल पर परोस भी देती है। ये खट्टी मीठी चटनी कितनी टेस्टी है मम्मा। हाँ बहू, आज तो खाने में अलग ही स्वाद लग रहा है। मतलब बड़े दिनों बाद खाना परफेक्ट बना है, वरना कभी नमक कम हो जाता था, कभी ज्यादा। सब रंभा के आने का कमाल है मम्मी। वैसे मेरी वो फाइल जो उस दिन मिल नहीं रही थी ना, फाइनली मिल गई। अच्छा किया तुमने कि कबर्ड साफ कर दिया नीता। कबर्ड साफ तो कर दिया, पर मैंने कबर्ड साफ नहीं किया राहुल। कबर्ड मैंने साफ किया भाभी, और आज का खाना मैंने ही बनाया है आंटी जी, अंकल जी। और आपके कमरे के गंदे कपड़े चद्दर अब तक सूख भी गए होंगे। मैं छत से जाकर ले आती हूँ, फिर निकलूंगी मैं। वाह 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 रंभा, दोपहर से अब तक में तुमने इतना सारा काम कर दिया, मानना पड़ेगा। अगली सुबह ठीक 9 बजे रंभा काम पर आती है। अरे भाभी, आप अभी तक घर पर ही बैठी हैं? अरे इस घर की बहू हूँ मैं, अब घर पर नहीं बैठूंगी तो कहाँ बैठूंगी? ये बहू बिना हाथ है, रंभा के पीछे पड़ गई है। अरे बहू, कितने अच्छे से पूछ रही है रंभा तुझे, तू उसे टेढ़ा जवाब क्यों दे रही है? क्या बात हुई रंभा, बता। वो क्या है ना आंटी जी, मार्केट में बहुत बड़ी सेल लगी है
50% की छूट पर साड़ियाँ मिल रही है, छोटे बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा भाभी को बता दूं। ये देखो, एक तो बेचारी घर का फायदा करवाने की सोच रही है, उस पर भी सही 4 बातें सुनने को मिल रही है। किसी ने सही कहा है, भलाई का जमाना नहीं है। वैसे रंभा, कब तक है ये सेल? ऐसे तो हफ्ते भर रहेगी, पर तब तक तो सारा माल ही छट जाएगा। फायदा तो जल्दी जाने में है भाभी। नीता रंभा की बात को इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर एक औरत शॉपिंग को अवॉइड करे तो करे कैसे, वो भी जब सेल 50% की हो। जब तो बेचैनी और बढ़ जाती है। 2 बजते बजते नीता तैयार होना शुरू करती है और शॉपिंग के लिए निकल जाती है। ये हुई ना बात, औरतों से भरे घर में रंभा से काम नहीं होता। ये नीता तो गई, अब बारी है आंटी जी को विदा करने की। रंभा पार्वती के कमरे में जाती है। दिन भर बैठे बैठे घर पर आप बोर हो जाती होगी ना आंटी जी? अरे नहीं बेटा, मैं तो टीवी देख लिया करती हूँ। अरे आंटी जी, अब तो उम्र का वो पड़ाव है जहाँ चाय कम, चाय पे चर्चा ज्यादा जरूरी है। और चर्चा भी भगवान की। भैया माया में फंस के क्या मिलेगा? अब तो वक्त टीवी पर सीरियलों को देखते हुए कम और भजन मंडली में बैठे हुए ज्यादा बीतना चाहिए, नहीं तो भगवान भी कहेंगे मैं तो इंतजार करता रहा, पर आंटी जी तो सास बहू में बिजी थी। अरे नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। बात तो तेरी सही है। हमारी सोसाइटी के पास एक भजन मंडली है, मैं आज ही वहां जाकर अपना नाम लिखवा देती हूँ। पहले नीता और उसके बाद पार्वती। घर की दोनों औरतों को विदा करने के बाद अब रंभा बड़ी खुश थी। सोफे पर पैर फैलाए रंभा आराम से टीवी देखकर पूरी दोपहर निकाल देती है। 5 बजने वाले हैं, अब तो वो बूढ़ा खुसट भी आता ही होगा। अंकल जी के आते ही उनके लिए चाय बनाओ, फिर इस पूरे सभा मंडली के लिए रात के खाने की तैयारी करो। जी तो करता है बाहर रेस्टोरेंट से खाना मंगवाकर इनके मुंह के सामने रख दूं, पर उसमें भी तो पैसे लगेंगे। अब इन मुफ्त खोरों के लिए मैं अपनी जेब से पैसे क्यों निकालूं? हाँ। जैसे ही महेश दुकान से घर लौटता है, रंभा उसके पास जाकर उसे 500 रुपए का नोट पकड़ा देती है। वो अंकल जी, मैं बाथरूम साफ कर रही थी तो मुझे ये 500 रुपए का नोट मिला। आप में से ही किसी का होगा ना, घर पर कोई था नहीं तो मैंने संभाल कर रख दिया था। अरे मानना पड़ेगा, तुम बहुत ईमानदार औरत हो। ईमानदार मत बोले ना अंकल जी, मैं तो अभी बस एक लड़की हूँ। अरे तो फिर मैं भी तो लड़का ही हूँ। ये अंकल जी क्या होता है? महेश जी पे तो बोल सकती हो तुम मुझे। ये शर्ट ना अच्छी लग रही है पर महेश जी। 55 की उम्र में महेश को मिल गई थी तारीफ, अब उसे क्या चाहिए था। वो शर्माता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और 15 मिनट के बाद कमरे से बाहर आता है। महेश क्या देखता है कि रंभा अपनी कलाई पकड़कर सोफे पर बैठी हुई है। माफ कीजिएगा महेश जी, मैं आपके लिए चाय बनाने जा रही थी कि अचानक मेरे कलाई में मोच आ गई। पर कोई बात नहीं, मैं भी आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं रंभा, मैं बाहर से खा लूंगा। पहले मैं तुम्हारे लिए स्प्रे लेकर आता हूँ, एक बार कलाई पर स्प्रे कर लोगी ना तो आराम हो जाएगा। और हाँ, आज रात को खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, आराम करो ना। आंटी जी आएंगी तो नाराज हो जाएंगी ना महेश जी, ऐसे मैं बिना काम के सभी के सामने बैठी रहूंगी तो। अरे तो मत बैठो ना, जाओ तुम अपने घर, मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ। बस क्या था, रंभा का जादू चल गया, उसे मिल गई छुट्टी। अब वो आए दिन इसी तरह घर की औरतों को किसी न किसी बहाने घर से बाहर भेज दिया करती। तेल की कटोरी लिए रंभा राहुल के कमरे में जाती है। मानना पड़ेगा राहुल जी, इतनी मेहनत करती हैं आप। इतनी मेहनत तो शायद ही कोई मर्द करता होगा, वरना भाभी का क्या है, आजकल तो आए दिन भाभी बाहर रहती है। रंसू को स्कूल से लाना, ट्यूशन लेकर जाना, अपना ऑफिस संभालना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, इतना कुछ करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। भगवान आप जैसा पति सभी को दे। वो तो सच है रंभा, पर इस घर में मेरी कोई कदर करे तब ना। मैं तो करती हूँ ना राहुल जी, तभी तो आपकी सारी फाइलें संभाल कर रखती हूँ ताकि ढूंढने में आपका वक्त जाया ना हो।
और इस तरह रंभा अपनी प्यारी प्यारी बातों में राहुल को फंसाने लगती है। रंभा दिखने में तो खूबसूरत थी ही, जो भी उसे देखता उसके जाल में फंस ही जाता। राहुल से बात करती हुई रंभा उसके पैरों में तेल लगाने लगती है। मेरी गर्दन, ये भगवान, पता नहीं शरीर को क्या हो गया है। कभी कोई हड्डी घसक जाती है, कभी कोई घट्टी। कुछ ज्यादा सीरियस हो गया क्या रंभा? डॉक्टर के पास चले क्या? नहीं राहुल जी, वरना जब मैं ज्यादा काम कर लेती हूँ तो ऐसा हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार घर जाकर कंधे की अच्छे से मालिश कर लूंगी ना, तो सारा दर्द गायब हो जाएगा। और आपने अपने पैर पीछे क्यों कर लीजिए, दीजिए ना, आपको थकावट हो गई है ना, लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे तुम इस वक्त मेरी फिक्र छोड़ो और ये तेल की कटोरी मुझे दो, मैं कर देता हूँ तुम्हारे कंधे की मालिश। वैसे भी कितने काम किए हैं सुबह से तुमने, और मालिश के बाद ना आराम से अपने घर चली जाना। ना राहुल जी, ऐसे कैसे, कितने सारे काम पड़े हैं। अरे तुम आराम से अपने घर जाओ, सारा काम मैं कर दूंगा बस। कभी महेश बर्तन धोता, कभी राहुल पोछा लगाता, कभी महेश झाड़ू कटका करता, कभी राहुल कपड़े धोता। इसी तरह धीरे धीरे रंभा दोनों बाप बेटों से अपना काम निकलवा रही थी। एक रोज, महेश जी सुनो ना, आपके पास जरा 50,000 होंगे क्या? अरे ये क्या मजाक है रंभा, अभी 4 दिन पहले ही मैंने तुम्हें 8,000 रुपए दिए थे और राहुल बता रहा था कि तुमने उससे 5,000 रुपए लिए हैं। अरे तुम अकेली जान इतने पैसों का क्या कर रही हो? महेश की बात सुनकर रंभा अपना फोन निकालकर महेश को उन दोनों के साथ की तस्वीर दिखाती है। अब ये तस्वीर पार्वती आंटी तक ना पहुंचे, उसके लिए तो आपको मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। अंकल जी, जिस वक्त आप मेरी कलाई को सीधी करने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त मेरे आदमी ने पीछे ये तस्वीर ले ली थी, पर ये आपकी बीवी तो समझेगी नहीं, है ना? जिस तरह रंभा महेश को ब्लैकमेल करती है, उसी तरह राहुल को भी फोटोज दिखाकर डरा देती है। दोनों बाप बेटे बुरी तरह फंस जाते हैं। 2 दिन तक तो दोनों में से किसी से भी एक निवाला खाना हलक के नीचे नहीं उतरता, पर फिर तीसरे दिन दोनों अपनी अपनी बीवियों के सामने जाकर इस बारे में बता देते हैं। बस हो गया सत्यानाश, अगर इसी तरह बीवी के लिए बर्तन साफ करती होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम्हें। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है राहुल, इसीलिए लेकर आया था क्या तू काम वाली? और आप, ये तो बेचारा छोटा है, आपको काम वाली ही मिली थी बात करने के लिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ राहुल की अम्मा, पर प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्लीज नीता, हमारी इज्जत बचा लो। और अगली सुबह जैसे ही रंभा नीता के ससुराल पहुंचती है, दोनों सास बहू उस पर धावा बोल देती हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है रंभा कि हमारे घर में कैमरे लगे हुए हैं। यूं तो मुझे कैमरा देखने की जरूरत पड़ती नहीं, पर कल ना यूं ही बैठे बैठे मैंने कैमरा ऑन कर लिया और तुम्हारी सारी पोल पट्टी मेरी आंखों के सामने आ गई। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास ये नहीं कर रही बेटा, बकवास तो अभी तेरे साथ करेंगे पुलिस वाले, जब तुझे पीटते पीटते हवालात में भर देंगे। हमने सब देख लिया है कैसे तूने राहुल और राहुल के पापा की अपनी साथ वाली तस्वीरें ली, कैसे तू उनसे काम करवाती थी और उनके बटुआ से पैसे निकालती थी। जितने भी पैसे घर से तूने लिए हैं सब यहाँ शांति से टेबल पर रख दे और वापस से सुमित के घर लौट जा, वरना ये बात हमने थाने में बता दी तो दिक्कत हो जाएगी। आज पूरे 15 दिन हो गए आंटी जी, सुमित भैया भी आती होंगे, चलती हूँ, राम राम। दोनों सास बहू की जोड़ी ऐसा कमाल करती है कि रंभा को दुम दबाकर भागना ही पड़ता है, पर सजा के तौर पर दोनों बाप बेटों को रंभा की ड्यूटी मिल जाती है।